दोस्तों, एक गांव के अंदर 4 लोगों का परिवार होता है, जिसमें पति पत्नी और उनके बेटा बेटी। जो बेटी होती है वो छोटी होती है, बेटा बड़ा होता है। दोस्तों, बेटे का नाम राजू होता है और उसकी बहन का नाम ओमबत्ती होता है। पिता का नाम रमेश और माँ का नाम शिमला होता है। घर परिवार बड़े आराम से चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही कुछ समय और बीतता है तो यहाँ पर उनकी खुशियों को कोई नज़र लग जाती है। दोस्तों, पिता अचानक ही बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं और बीमारी के चलते हुए वो इस जहां को छोड़कर चले जाते हैं। अब पूरी जिम्मेवारी घर की और उन बच्चों की उस माँ के ऊपर आ जाती है, जिसका नाम शिमला होता है। शिमला अपने बच्चों को जैसे तैसे करके पाल रही होती है। हालांकि इनके पास कुछ ज़मीन भी होती है, उस ज़मीन पर खेती बाड़ी करके पालती, और अगर कहीं ज़्यादा ज़रूरत पड़ती तो इधर उधर मजदूरी भी करने लगती है। बेटे को पढ़ाने लगती है, बेटी को भी पढ़ाने लगती है, और बेटा पढ़ लिख कर एक दिन एक कंपनी में लग जाता है। दोस्तों, पहली बार जब उसकी तनख्वाह आती है तो 2200 रुपये तनख्वाह होती है। माँ के हाथों में जब वो 2200 रुपये देता है तो माँ यहाँ पर गदगद हो जाती है और कहने लगती है कि बेटा, ये पैसे अब तू अपनी बहन की शादी के लिए जमा करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि तेरी बहन की भी अब शादी करनी, तेरी भी शादी करनी है, बहुत सारा पैसा हमें चाहिएगा। तो बेटा यहाँ पर कामकाज करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय यहाँ पर इस तरह से आगे बढ़ जाता है कि आसपास के लोग भी यहाँ यही कहने लगते हैं कि इस बेटे की अब शादी कर लेनी चाहिए। फिर पड़ोस के ही गांव से एक लड़की को देख लिया जाता है, जिसका नाम रूपा होता है। रूपा देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है। नाम रूपा, और उसका जो चेहरा होता है वो भी बिल्कुल रूप निहार वाला ही होता है, बहुत ही अच्छा होता है। रूपा के साथ अब राजू की शादी तो हो जाती है, लेकिन रूपा के जो हाव व्यवहार होते हैं वो तो रानी महारानियों जैसे होते हैं। वो अपनी ननद पर सारा काम कराया करती, अपनी सास को भी ताने मारा करती। इसी तरह से सास और जो बेटी होती हैं वो परेशान होती हैं। वो सोचती हैं कि अगर हमने इस सब के बारे में बेटे को बताया तो कहीं ऐसा ना हो उसका घर टूट जाए। वो चुपचाप ये सहन करती रहती हैं और धीरे धीरे समय बीतता है। फिर यहाँ पर जो माँ होती है शिमला अपने बेटे राजू से कहने लगती है कि बेटा, तेरी बहन भी अब शादी योग्य हो गई है, उसकी भी शादी करनी है, कोई लड़का उसके लिए देख ले। फिर ओमबत्ती के लिए पड़ोस के ही गांव में एक लड़का देख लिया जाता है, जो उनकी घर की दूरी से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर रहा करता है। लड़का भी कामकाज किया करता है, एक फैक्ट्री में नौकरी करता है, और उसके साथ अब ओमबत्ती की शादी करा दी जाती है। शादी बड़ी धूमधाम से होती है, क्योंकि इनके पास कुछ पुश्तैनी ज़मीन होती है, उसमें से एक टुकड़ा बेच दिया जाता है और यहाँ ओमबत्ती की शादी बड़ी धूमधाम से की जाती है। शादी होने के बाद ओमबत्ती अपने घर परिवार में चली जाती है, और वहाँ जाने के बाद कुछ ही दिनों में उसको एक लड़का हो जाता है। इधर जो राजू की शादी रूपा के साथ हुई थी, उसे तो 3 साल बीत जाते हैं, अभी तक कोई बच्चा नहीं होता। रूपा को इस बात से भी अब बहुत ज़्यादा चिढ़न होने लगती है कि उसकी ननद को तो बेटा हो गया, लेकिन उसे कुछ हुआ ही नहीं। उसे बहुत ही बुरा लगने लगता है। दोस्तों, धीरे धीरे कुछ और समय बीतता है। कुछ और समय के बाद ही जो ओमबत्ती होती है, उसके पति को एक ऐसी बीमारी लग जाती है, वो अब काम पर नहीं जा पाता। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगती है, और फिर कई बार वो अपने भाई के पास फ़ोन भी करने का यत्न करती है, फ़ोन करती है, लेकिन भाभी फ़ोन उठाती है तो भाभी भैया से बात ही नहीं कराती आती। ओमबत्ती बस ऐसे ही रह जाती, क्योंकि इनके पास एक ही फ़ोन होता है। ज़्यादातर वो फ़ोन इसी रूपा के पास रहा करता है। दोस्तों, जैसे कुछ और समय बीतता है, जो माँ शिमला है वो भी बीमार रहने लगती है, और कुछ ही दिनों के बाद माँ शिमला भी इस जहां को छोड़कर चली जाती है। दोस्तों, जब बेटी को पता चलता है कि माँ बीमारी के चलते हुए इस जहां को छोड़कर चली गई है, तो बेटी भी अपनी माँ के वहाँ बतारी करने के लिए आती है। उसका पति तो आता नहीं, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा बीमार था, चारपाई में लेटा हुआ था। दोस्तों, जब बहन अपने भाई से पूरा वाक्य बताती है कि भाई, इस तरह से तेरे जीजा बीमार हैं और वो खाट में ही हैं, और मैं जैसे तैसे करके उनका खर्चा चला रही हूँ। मैं बार बार आपको फ़ोन करने का यत्न भी करती, लेकिन फ़ोन कभी भी आपके पास होता ही नहीं। भाभी उठाती और भाभी कहती कि तुम्हारा भैया यहाँ है नहीं, वो बाहर गया हुआ है, वो मेरी कभी आपसे बात ही नहीं कराती। दोस्तों, अब भाई को बहन की ऐसी बातों को सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि माता पिता का साया तो उसके सर पर रहता नहीं।
अब जो कुछ था वो बहन ही थी और एक उसकी पत्नी थी, बच्चे तो कोई थे नहीं। अब यहाँ पर वो अपनी पत्नी से कहने लगता है कि तूने बहुत ही गलत काम किया है, मेरी बहन इतनी मुसीबत में थी और तूने मुझे बताया तक नहीं। ठीक है, तू अब यहाँ रहे, मैं अब यहाँ पर नहीं रहूँगा, मैं यहाँ से अपनी बहन के साथ जा रहा हूँ। दोस्तों, बहन यहाँ पर भाई से मना करती है कि नहीं नहीं भाई, ऐसा मत कर तू, लेकिन भाई मानता ही नहीं, अपनी बहन को लेकर सीधे वहाँ पहुँच जाता है जहाँ उसका पति बीमार होता है। उसे वहाँ से लेकर नज़दीकी एक हॉस्पिटल में लेकर जाता है और वहाँ उसका ट्रीटमेंट कराता है। लगभग 27 दिनों तक ट्रीटमेंट चलता है। 27 दिनों के जो यहाँ पर डॉक्टरों के प्रयास होते हैं, उनसे वो बिल्कुल ठीक हो जाता है और ठीक होने के बाद वापस वो अपने घर आ जाता है। जब वो घर आता है तो बहन बहुत ज़्यादा खुश होती है, अपने भाई के गले लगकर रोने लग जाती है, कहने लगती है कि भाई अगर तुम आज नहीं होते तो मेरा पति जिंदा नहीं होता। तो यहाँ पर भाई कहता है कि बहन, भाई भला अपनी बहन से अलग कैसे हो सकता है। बहन यहाँ पर अपने भाई से कहने लगती है कि भाई कोई बात नहीं, अब उसे माफ़ भी कर दो, वो गलती कर चुकी है लेकिन हमें माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन भाई कहता है कि नहीं नहीं, मुझे उसे माफ़ करना ही नहीं है। अब यहाँ पर जो बहन होती है खुद अपनी भाभी के पास फ़ोन करती है और भाभी से कहती है कि भाभी, अगर आपको थोड़ी सी भी शर्म लिहाज रह गई हो तो तुम भैया से आकर मिल लो और भैया को वापस घर ले जाओ, नहीं तो भैया कभी भी घर वापस नहीं जाएंगे। अब यहाँ पर जो रूपा होती है उसकी भी समझ में आ चुका था कि पति के बगैर तेरा जीवन कैसा है, क्योंकि जब वो वहाँ पर 1 महीने रही थी तो लोग बाग बुरी नज़रों से उसे देखने लगे थे, ताने मारने लगे थे और उसके पास तो कोई कामकाज भी नहीं था। अब वो करती तो क्या करती, जो कुछ उसके पास जमा पूंजी थी उसे वो खर्च कर चुकी होती है और अब वो बिल्कुल ऐसे हो गई थी कि उसे तो अब दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। फिर वो वहाँ से अपना बैग उठाती है, बैग उठाकर सीधे अपनी इसी ननद की ससुराल में पहुँच जाती है, अपने पति के चरणों में बैठ जाती है, अपनी ननद से माफ़ी मांगती है, नंदोई से माफ़ी मांगती है, सभी लोगों के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। दोस्तों, अब यहाँ पर बहन अपने भाई से कहने लगती है कि भाई अब इसे माफ़ भी कर दो, अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, भाई इसे माफ़ कर दो। भाई भी अब बहन के कहने पर उसे माफ़ कर देता है और फिर उसे अपने गले लगा लेता है। दोस्तों, उसके बाद जो भाई बहन है वो बड़े आराम से रहा करते हैं। भाई जब भी इच्छा करती तो बहन से मिलने के लिए जाया करता, बहन की इच्छा करती तो वो भाई से मिलने के लिए आती। और अब जो भाभी है वो भी बहुत ही अच्छी हो गई है। जो बहन यानी कि जो उसकी ननद होती है उससे बार बार अपने पति की बातें भी कराया करती और खुद भी राजी खुशी की पूछा करती। तो दोस्तों, धीरे धीरे करके और कुछ समय बीतता है, कुछ और समय के बाद उसको भी एक लड़का हो जाता है। उनका जीवन अब बहुत ही बेहतर तरीके से कटने लगता है, तमाम तरह की खुशियां अब उनके जीवन में आने लगती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों ने देखा, कर बुरा तो हो बुरा। यहाँ पर जो रूपा है वो बुरा कर रही थी तो उसे परमात्मा ने कोई औलाद ही नहीं दी, और जब उसने भलाई का काम स्टार्ट कर दिया तो परमात्मा ने उसकी झोली खुशियों से भर दी। तो ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती है। कभी भी हमें किसी के साथ द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए, हमेशा ही सभी लोगों के साथ प्यारपूर्वक रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, अभी फ़िलहाल नवरात्रि स्टार्ट हो चुके हैं तो सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी एक बार जाते जाते जय माता जी जरूर बोल कर जाएँ। जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। जो सबसे पहला कमेंट आता है वो मुनमुन श्रीवास्तव का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती हैं, बहुत ही अच्छी कहानी होती हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद कमल चौहान जी हमें कमेंट करते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही सुंदर होती है। कमल जी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो सपन देह का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही सुंदर होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी कमेंट करते हैं, मोनू जी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो राम गोसाई का आता है, बहुत गलत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी, ऐसा करना गलत है, बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर स्वामी जी, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पा श्रीवास्तव जी, पत्नी को ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में मानू जेटली जी हमें कमेंट करते हैं। मानू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी कहानियों को देखते हैं और
आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। रतन लाल शर्मा जी, नमस्कार भाई साहब, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो कमेंट आता है वो आता है मोनू जैन जी का, सुपर से ऊपर लिखते हैं। मोनू जी, आपका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।